नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं वैद्युत रसायन श्रेणी, ठीक है ना, रासायनिक श्रेणी और वैद्युत अपघटन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो याद रखिएगा, तत्वों के अभिक्रियाशीलता के बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग आपको दिखाएंगे जो NCERT में है, इसके अलावा जो मैं याद किया हूँ अपने ज़माने में मैं वो सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिया है आपके लिए दो वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये है NCERT का क्लास 10 का, NCERT क्लास 10 का, ठीक है ना। ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। मतलब जो सबसे ऊपर है सबसे अधिक क्रियाशील है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। हालांकि कक्षा 10 में पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कक्षा 11 अथवा 12 में जब पढ़ेंगे, आई थिंक 12 में जब पढ़ेंगे, तो आपको यह विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें कैल्शियम को अधिक अभिक्रियाशील माने थे सोडियम से, जो हम लोगों के सर भी पढ़ाए थे। परंतु NCERT कक्षा 10 में सोडियम को अधिक क्रियाशील माना है कैल्शियम के अपेक्षा, इसलिए हम NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अच्छा, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बना है इससे हमें क्या फायदा है? इससे हमें यह फायदा है कि यह जो ऊपर वाला है अपने से नीचे वाले को, किसको? अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा? उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के विलयन से विस्थापित कर सकता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को हटा सकता है, एल्युमिनियम जिंक को हटा सकता है, जिंक आयरन को हटा सकता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, जैसे मैंने कह दिया कि सोडियम है, क्लियर है, और ये है हमारा H2SO4, क्लियर है। अब मैं जैसे इससे क्रिया कराऊंगा तो सोडियम क्या करेगा? H2 को, हाइड्रोजन को H2SO4 से, देखिए हाइड्रोजन का विलयन क्या है? H2SO4 है कि नहीं? तो इसको हटा करके अपने आ जाएगा Na2SO4 और यहाँ से H2 क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? अगर यहीं पर हम कॉपर ले लेते हैं, देखिए क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ है और सोडियम यहाँ है। सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए ऐसा हुआ। अब वहीं मैं कॉपर लेकर के करूं H2SO4 से, तो क्या लगता है आपको, क्या ये कॉपर सल्फेट बन पाएगा? कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन खुद इस कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब हाइड्रोजन कॉपर से अधिक क्रियाशील है और कम वाला अधिक वाले को कभी भी विस्थापित नहीं कर सकता। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला जो समीकरण है, इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया है, गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे सवाल कैसा पूछ सकता है? आपसे सवाल इक्वेशन दे के पूछ सकता है कि पॉसिबल है कि नहीं है। 4 दे देगा इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल है। और क्या पूछ सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा तत्व या धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, यही सवाल देगा। तो मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए, NCERT का याद करना है तो मैं आपको ट्रिक बना देता हूँ कि पोषक, देखिए याद रखिएगा हमने क्या लिखा? पोषक, पोषक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। पोशाक में से मैग्नीशियम, कोई दिक्कत? पोशाक में मतलब कपड़ा पहन के जाते हैं तो उसको पोशाक बोलते हैं, तो हम पोशाक का झोला बनवा लिए हैं जी, क्या दिक्कत है? पोशाक में हम क्या क्या रखे हैं? तो पोशाक में आलू रखे हैं। भाई मार्केट से जाएंगे तो क्या लेते हैं? आलू। आलू की बुआई कर दिए तो उसको सही पोषण देने के लिए क्या देते हैं? जिंक। और क्या देते हैं? आयरन। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पोशाक में आलू, जिंक, आयरन, Pb, ठीक है ना। पोशाक में आलू, जिंक, आयरन, Pb। देखिए, पोशाक पोटेशियम, सा से सोडियम, का से कैल्शियम, में से मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb मतलब लेड, इसी को सीसा भी बोलते हैं। याद रह गया? अच्छा,
अब इसके बाद ये याद रखना है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ह कु हज अज औ। क्या याद रखिएगा, देखिए हाइड्रोजन से ह, ठीक है ना, कु हज, और तरीका से मैं बना सकता हूँ हज अज औ, ए यू से औ, ठीक है ना। इसके नीचे भी होता है पट, प्लेटिनम, इसके नीचे बहुत सारा है अभी, औ के नीचे क्या हो सकता है, पट, प्लेटिनम, ठीक है ना। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब सबसे कम क्रियाशील कौन है, आयोडीन है, ये याद रखिएगा। इसके नीचे भी यह चीज़ है। क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग जो याद किए थे मैं वो बता देता हूँ कि ऐसे रट लिए थे, ली कब्बा सरका नामक अलमंजन क्रोफे कटको नीसन पी बी ह कु हज अज औपट फ कल ब्र आई एट। वो जब 12th में पढ़ रहे थे तब। कारण क्या था इतना याद करने, क्योंकि कि क्या सवाल पूछ दे, ये तो लिमिटेड दिया है कक्षा 10 का, तो मैं आपको कक्षा 10 का ही बताया हूँ। पोशाक में आलू, जिंक, आयरन, पीबी, इतना याद हो गया। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए कई तरीका है आप बना सकते हैं, जैसे कि आप कहें पोशाक में आलू, जिंक, आयरन है लिख सकते हैं, है से हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। और क्या क्या है, अब कोई पूछेगा और का है, और का है, का से मतलब कापर, है से मतलब एच जी को है लिख सकते हैं ना। और का है, तो का है कापर है मतलब मरकरी, चांदी है, सोना है, और क्या क्या है, चांदी है और सोना है। समझ में आया, इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना सही है, इतना आपको याद होगा और यही काम करेगा। अब इससे एक्स्ट्रा जो रहेगा मैं हूँ ना, मैं बताने के लिए। प्रश्न करते हैं, देखिए ये हम लोगों के ज़माने में जब था तो ये था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये था, इतना बड़ा था, ठीक है ना। और देखिए हम लोग के ज़माने में क्या था, ये यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे, कैल्शियम अधिक क्रियाशील है और सोडियम कम। लेकिन एनसीईआरटी में भी हमने क्या पढ़ा, सोडियम पहले आ रहा है और कैल्शियम बाद में। क्लियर है, तो हमें किसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी। क्यों, क्योंकि रेलवे साफ साफ कहा है सिलेबस में कि कक्षा 10 तक के सीबीएसई एनसीईआरटी किताब, ठीक है। तो इसलिए हम यह मानेंगे कि सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तांबा मतलब कॉपर। अब अभिक्रियाशील कौन होगा, कॉपर से ऊपर ही, चांदी देखिए कॉपर से नीचे था, है कि नहीं, का है मतलब कॉपर, फिर क्या था एच जी, फिर क्या था ए जी, फिर क्या था ए यू। समझ में आया ना। अब देखिए प्लेटिनम पीटी भी था, हमने बताया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया, उतना ही लिमिटेड दिया है, तो प्लेटिनम भी नहीं है, सोना भी नहीं है, और जिंक हो गया राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जिंक तो ऊपर ही है। क्यों, कैसे हम लोग किए थे, पोशाक में आलू, क्या पढ़े थे, पोशाक में आलू, जिंक, आयरन, पीबी, पोशाक में आलू, जिंक, आयरन, पीबी है, इतना पढ़ाया था ना। है के बाद हमने कहा का है, कोई पूछा कि का है, तो फिर कहे कि इसके अलावा क्या क्या है, हमने कहा चांदी है, का से कापर, है से मरकरी, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण जल के विद्युत अपघटन, मतलब सॉल्ट जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो सॉल्ट क्या है हमारा, NaCl है, जल क्या है, H2O है। तो देखिए जो भी उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, Na का ही बनेगा। देखिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख दूंगा NaOH बन गया प्लस HCl, क्या बन गया, HCl। तो क्या बना, NaOH, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सवाल में, आगे बढ़ जाएं क्या, बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। अब आप बताइए, नहीं बता पाएंगे क्या, आराम से बता देंगे। कैसे, कहेंगे कि
पोशाक में पहले ही आ गया कि नहीं, आलू, पोशाक, देखिए क, फिर में से भी पहले क्या आया, क, कैल्शियम, कैल्शियम हो गया राइट आंसर डी। कोई दिक्कत की कोई परेशानी, अगर ट्रिक पता है तो कर लेंगे, नहीं तो आपको सीधे याद होना चाहिए पोटेशियम, पोशाक से सोडियम, ठीक है ना, फिर क्या है पोशाक में कैल्शियम, यही पढ़े थे ना, पोशाक में मैग्नीशियम, आलू है, फिर उसके बाद में जिंक है, फिर उसके बाद में क्या है आयरन है, फिर उसके बाद में क्या है पीबी है। तो देखिए ना सबसे ऊपर इन तीनों में क्या है कैल्शियम है, उसके नीचे क्या है यहाँ मैग्नीशियम है, आलू है और पीबी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सवाल लगा लेंगे कि नहीं अगर याद है आपको तो, ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, हल्के में किसी को भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, नहीं है मतलब जो तांबा जो कॉपर है उससे नीचे वाला नहीं है, तो हमने क्या कहा है से Hg, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, Pt। तो देखिए भाई इससे अभिक्रियाशील नहीं है, इससे अभिक्रियाशील क्या है चांदी, ठीक है ना। देखिए इसके ऊपर क्या है जिंक भी है, ये भी है, ये भी है, अब इसके नीचे इन तीनों में से दिख रहा है कोई नहीं, केवल चांदी दिख रहा है ना, तो चांदी हो गया आंसर सिल्वर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कब निर्मित होता है, हमने कहा ना उसका सॉल्ट, अभी लवण जल पढ़े थे ना तो NaCl। क्लियर है क्या, आगे बढ़ें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, सबसे पहले अधिक वाला होना चाहिए, अधिक क्रियाशील, जो ऊपर से नीचे आप पढ़े हैं वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए वही होना चाहिए, ठीक है, ये यही क्रम होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, सबसे अधिक ये है, ये वाला साइन लिखेंगे, फिर सोडियम लिखेंगे, इसके बाद कैल्शियम, समझ में आया। तो ये हो गया घटते क्रम, सबसे अधिक फिर उससे कम उससे कम। तो देखिए हमको क्या देखना है, आधार देखना है कि ये क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कैल्शियम। देखिए कॉपर सबसे नीचे है ना, कैल्शियम ऊपर होता है, आंसर गलत। कॉपर के ऊपर एल्यूमिनियम है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम सबसे नीचे दे दिया, ये भी गलत हो गया, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी, यही हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पढ़ चुके हैं क्योंकि ये धातु सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, देखिए पोशाक में आलू, मतलब आलू से ऊपर कैल्शियम है, पक्का हो गया। अब ये कॉपर का है पढ़े हैं ना, कॉपर के बाद ही क्या आता है Hg, ठीक है ना। नहीं याद है तो हमने कहा था कि इस तरह ह से हाइड्रोजन ह, तो ऐसे याद करा था कि ह कु हज अज औ पट, ये याद कराया था। कु से हो गया Cu कु, हज से Hg और अज से Ag, औ से Au, पट से Pt। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो 1 से 2 बार आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को रट लीजिए, फिर पढ़िए इसको। इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होगा वही सबसे कम है। तो हमको पता है कि यहाँ पर सोना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Ag, Hg और Au यही है ना, तो सबसे नीचे क्या है सोना है, गोल्ड है कि नहीं। इसके ऊपर मरकरी है तो इससे ज़्यादा ही है, इसके ऊपर चांदी है तो इससे ज़्यादा है, सोडियम तो बहुत ही ऊपर है, 2 नंबर पे है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। चांदी से नीचे क्या होता है, सोना होता है, मरकरी होता है। अब यहाँ पर जब आप हम क्या दें, देखिएगा Ag, एक मिनट, Hg, Ag और सोना, मतलब चांदी से कम तो सोना ही होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख लीजिएगा, पढ़ाते पढ़ाते ये ऊपर नीचे हो जाए तो उसको आप माइंड मत करिएगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जब NCERT का दिखा दिया है तो वही सार्वत्रिक सत्य है।
क्लियर है, जब बदलाव होगा तो देखा जाएगा। तो सोना चांदी से कम अभिक्रियाशील है, याद रखिएगा। इसके अलावा सब क्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? देखिए, केवल विद्युत रासायनिक श्रेणी से सवाल पूछ रहा है कि नहीं। अब एल्यूमिनियम से जो नीचे होगा वही ना कम अभिक्रियाशील होगा। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऊपर है, जिंक नीचे है। हमने क्या सीखा था? पोशाक में आलू, जिंक, आलू के बाद ही जिंक आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सी इज राइट आंसर। पोशाक में, मैं बार बार पोशाक, पो से पोटेशियम, सा से सोडियम, याद रखिएगा। पोशाक, क से कैल्शियम, में मैस मैग्नीशियम, हम क्या लेकर जा रहे हैं? आलू और जिंक और पीबी लेके जा रहे हैं, यही चीज हमने बताया। तो आलू से कम कौन है? जिंक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो वैद्युत अपघटन द्वारा याद रखिएगा सॉल्ट को ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और सॉल्ट कौन बनाता है? हमने बताया Na, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ये, इस पे 1 प्लस होता है, इस पे 2 प्लस होता है। आपको पता है इसमें से एल्यूमिनियम है, इस पे 3 प्लस होता है। तो ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बात खत्म। ये आपको पता है ये बहुत रेयर में रिएक्ट करता है, ये क्रिया करता ही नहीं है। आप देखेंगे जब इनका हम बनाते हैं गहना, तो क्या ये जंग लगता है? क्या नहीं लगता है ना। ये भी बहुत कम रिएक्ट करते हैं, बहुत रेयर में। तो याद रखिएगा, सोना चांदी तो हो ही नहीं सकता। कॉपर भी आप देखिए कितना नीचे क्रियाशील है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? सॉल्ट बनाने वाले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यही है वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सॉल्ट को वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये भी 2022 में आया हुआ सवाल है। चलिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक पढ़ लीजिए। दूसरा, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प क्रियाशील हैं। बिल्कुल गलत बात भाई, जो सबसे नीचे हैं वही अल्प में है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम क्रियाशील है। गलत बात है ना। क्यों गलत बात? क्योंकि पोटेशियम तो सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब ये देखिए, वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ये भी बात गलत है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कोई थियरी नहीं हुआ, वही एक लाइन जो बताया हूं उसी से पूरा सवाल अभी लग रहा है। कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? अब इसका जवाब आपको देना है होमवर्क 503 का पहला जवाब। देखिए क्या है, अगर याद नहीं हुआ तो उसको पहले कॉपी में लिखिए, उसको देख करके ही जवाब दीजिए। कौन? सर्वाधिक मतलब जो सबसे ऊपर होगा इन चारों में वही होगा आंसर। तो ऑप्शन जो भी होगा आंसर दीजिएगा। हम 503 का होमवर्क दे दिए। अब कह रहा है, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X की कौन सी गैस है? अच्छा, कैथोड एक होता है, एक एनोड होता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा है कि जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है, किसका विद्युत अपघटन? जल का, ठीक है। तो गैस X कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा H2 है। क्या है? H2। अब आप बताइए, जल से कौन सी गैस मुक्त हो सकती है? आपको क्या लगता है? H2 ही तो मुक्त होगी जल से। कौन सा? हमने एक लवण ले लिया भाई साहब। अब बताइए इससे कौन सी गैस मुक्त हो सकती है? तो आप कहेंगे कि अगर विद्युत अपघटन किया गया तो इससे H2 गैस क्या होगी? मुक्त होगी। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें रटने वाली होगी तो रट लीजिएगा। कंसेप्ट ज़्यादातर रहेगा, कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। कह रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित कौन सी गैसें उत्पन्न होगी? कैथोड पर तो H2 अभी मैंने सिखाया,
एनोड पर कौन सा होगा, तो एनोड पर Cl2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं हुआ भाई। कैथोड क्या है, कैथोड है ऋणात्मक, एनोड क्या है धनात्मक, और Cl क्या होता है आपको पता है ऋणात्मक हो जाएगा, और H2 क्या है धनात्मक हो जाएगा। H क्या होता है धनात्मक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के। तो धनात्मक वाला किस पे जाएगा, ऋण पे जाएगा, और ऋण वाला किस पे जाएगा, धन पे जाएगा। तो एनोड पर क्या हो जाएगा Cl2 ऑप्शन ए, और कैथोड पर हो जाएगा हमारा H2। क्लियर है, आगे बढ़ें। देखिए भाई सोडियम क्लोराइड में ये भी तो आपको होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड में H2O। अब इसमें कौन सा गैस मुक्त हो सकता है, या तो H2 या तो Cl2। क्यों, क्योंकि ये टूटेगा, सोडियम और इसमें टूटेगा। बात समझ में आती है, तो यहाँ O से कोई मतलब नहीं होगा, और एनोड पर H2 हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी पढ़े हैं। तो कॉमन सेंस से क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये भी होमवर्क है, 506 का जवाब आपसे चाहिए। सबसे कम कौन होगा, जो सबसे नीचे होगा। अब आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम मतलब वही इस तरीके से लगेगा, ये जो साइन सही लगा है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। घटते मतलब पहले सबसे बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखते हैं। बात समझ में आया। तो आपको यह होमवर्क दे दिया मैंने 507। अब देखिए ज़्यादातर होमवर्क ही दूंगा क्योंकि अब इजी आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं अभी करूं तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप खुद करिए। ये सवाल दिया है और इसको सजाइए, सजा करके फिर आप देख लीजिए कि कौन सा हमारे लिए उचित है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है। अब बताइए, सब सवाल हो जाएगा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे कम। तो सबसे नीचे कौन सा है, लेड है, सीसा। लेड को ही सीसा बोलते हैं, हमने बताया था कि नहीं, पीबी को लेड। देखिए ये जिंक है, तो हमने क्या कहा था, पोशाक, पोटेशियम, साक से सोडियम, का से कैल्शियम, पोशाक, इसको मिटाना पड़ेगा क्या, ये आंसर है हमारा। ये यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। पोशाक में क्या है, आलू है, और क्या है, जिंक है, और क्या है, आयरन है, फिर पीबी है, ठीक है ना। इसके बाद में हाइड्रोजन आता है, तो हकू हज अज औ पट हकल ब्रोई एट, ऐसे करके। तो हमने यह देखा कि सबसे कम कौन सा है, लेड आ रहा है। क्लियर है। इसके ऊपर लोहा है, लोहा। इसके ऊपर देख रहे हैं जस्ता, जस्ता मतलब जिंक है। इसके ऊपर मैग्नीशियम है, तो सबसे कम कौन होगा, लेड होगा। इसी को जिंक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो हम कहते हैं लवण जल का उपयोग किया जाता है। बार बार पढ़ के आए हैं ना, तो लवण जल का उपयोग करते हैं विद्युत अपघटन विधि से NaOH बनाने का। फिक्स है, रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं भाई। जल का विद्युत अपघटन, विद्युत का उपयोग कर रहे हैं तो जल का विद्युत अपघटन, ठीक है ना। जल का जल अपघटन हो ही नहीं सकता, किसी दूसरे का जल अपघटन हो सकता है, लेकिन जल का जल अपघटन नहीं। तो जल का विद्युत अपघटन, यहाँ पर विद्युत का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस रूप में जानते हैं, हमने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है ये, आई थिंक एक मिनट, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन पढ़ा दिया ना, अपचयन तो नहीं, गतिविधि श्रृंखला। देखिए हिंदी दे दिया है थोड़ा सा, इसलिए हमने कंफ्यूजन में वो लगा दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक से मुझे विद्युत रासायनिक समझ में आ गया। गतिविधि मतलब एक्टिविटी, थोड़ा सा क्या है, इंग्लिश और हिंदी जानते रहिएगा। एक्टिविटी, श्रृंखला मतलब सीरीज, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। श्रेणी मतलब श्रृंखला ही होता है, सीरीज ही होता है, और वो क्या है, एक्टिविटी का है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सॉरी फॉर माई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन नहीं होगा। अपचयन का तो हमने
अभी इसी में सवाल किया था वो गलत है, ऑप्शन सी होगा। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि गतिविधि श्रृंखला, एक्टिविटी सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये कहते हैं हिंदी में विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। इसके अलावा शुद्ध हिंदी में गतिविधि श्रृंखला। याद रखिएगा, मिस्टेक हो जाता है कन्फ्यूजन में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो ए क्या है? मैंने बताया ना, धातु ए धातु बी को हटा रहा है, इसका मतलब धातु ए बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो बी की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है ना? मतलब ए क्या होगा? बी के ऊपर होगा, तो इसीलिए ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है। और जो यहाँ पर दे रहा है प्रतिस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो ए है बी से अधिक क्रियाशील है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट का ये अंतिम प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।